हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है अडानी ग्रुप की। तो अडानी ग्रुप के ऊपर यूएस गवर्नमेंट ने बोला है जो हिंडनबर्ग वाली एलिगेशंस लगाई गई थी वो रेलेवेंट नहीं है। डीएफसी के एक अननेम्ड बंदे ने ये बताया है कि कोई रेलेवेंस नहीं है हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, मतलब क्लियर चिट ऑलमोस्ट आप कह सकते हो दे दी गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है कि यूएस गवर्नमेंट के साथ में मिलके अडानी जो पोर्ट्स है, अडानी ग्रुप का जो पार्ट है, वो पोर्ट बना रहा है श्रीलंका के अंदर जो चाइना के अगेंस्ट कहीं ना कहीं यूज होने वाला है, जो यूएस यूज करेगा। तो क्या इसका ये रीजन निकल के आ रहा है? पर अगर देखा जाए अडानी ग्रुप के लिए तो ये सारी चीजें पॉजिटिव है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला कि भाई आप मार्केट की खबरों के ऊपर मत जाओ, जो सच है उसके ऊपर जाओ। उसके बाद ये खबर निकल के आ रही है तो शेयर बढ़ते जा रहे हैं। 13 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप छू ली अडानी ग्रुप ने। जो जेकेओजी इन्वेस्टमेंट है, जिन्होंने जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी अडानी को सपोर्ट किया था, इन्वेस्ट किया था, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो $1.3 बिलियन बढ़ गई विद इन 3 डेज, लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। अडानी ग्रुप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम अडानी ग्रीन्स की बात करके चले तो उनके शेयर प्राइस 18% तक बढ़ते हुए दिखाई दिए जब से खबर निकल के आई है इंटरनेशनल बैंक से उनको $1.36 बिलियन की फाइनेंसिंग हो गई है, एज अ लोन हो गई है। देखा जाए तो बहुत अच्छी खबर है अडानी ग्रुप के लिए अगर देखा जाए तो। बाकी हमारी वर्कशॉप की जो डेडलाइन है वो ख़त्म होने वाली है ब्रांडिंग कोर्स की। अगर आप ब्रांडिंग सीखना चाहते हैं, आप एक ब्रांड बनाना चाहते हैं या फिर आप एक ब्रांड कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, अगर आपका करंट बिजनेस है उसकी आप ब्रांड की नींव रखना चाहते हैं, तो आप हमारी वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 3 दिन की ऑफलाइन वर्कशॉप है हमारे ऑफिस के अंदर। 8-8 घंटे टाइम्स वाली वर्कशॉप मान के चलो चलेगी, फुल डे, और आपको पूरी क्लैरिटी दी जाएगी। मैंने अपनी ज़िंदगी की जितनी भी लर्निंग थी उसको डॉक्यूमेंट किया है इसके अंदर। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल लगे मुझे वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करने में, तब जाके एक कोर्स निकल के आया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया लैंडिंग पेज का, आप इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो हमारी टीम आपको कॉल करेगी, उसके बाद आप पेमेंट करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स ही है और मैं एक ही बार करने वाला हूँ, उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग ही बिकेगी। ऑफलाइन आने का मौका नहीं मिलेगा इस वर्कशॉप में कभी भी। अगली खबर मार्क ज़करबर्ग की है। तो मार्क ज़करबर्ग ने मेटा के शेयर्स बेचे हैं 2 साल में पहली बार। अभी डाउनफॉल आया था मेटा के शेयर्स का, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है ये जो शेयर्स बेचे गए हैं इसका रीजन है कि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए बाकी जगहों पे इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए ऐसा किया है। तकरीबन $185 मिलियन के उन्होंने शेयर्स बेचे हैं और देखा जाए अभी के टाइम पे कंपनी का 13% ओन वो करते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अब अगर हम मेटा की बात करके चले तो वो कह रहा है कि भाई बहुत सारे फेक अकाउंट्स बन रहे हैं मेटा के ऊपर इलेक्शन पीरियड से पहले। इंडिया के अंदर और यूएस के अंदर इलेक्शन आने वाला है और पूरा फेक न्यूज़ से मैनिपुलेट किया जा सकता है इलेक्शन को। सबसे बड़ा डर यही है क्योंकि आज के टाइम पे एआई बहुत स्ट्रांग हो गया है, डीप फेक आ गया है, डीप वॉइसेस आ गई है, और आज के टाइम पे सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाना भी रिलेटिवली आसान हो गया। तो कहीं कोई फेक न्यूज़ की वजह से कोई ट्रेंड ना बन जाए और उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए, और अगर ऐसा होगा तो ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो फंसेंगे। तो मेटा इससे बचने के लिए जितना ज़्यादा रोक सकता है उतना रोकने की कोशिश कर रहा है। अब अगर चाइना की बात करके चले तो भाई चाइना का तो बुरा टाइम आना शुरू हो गया है। चाइना को मूडी ने भी नेगेटिव रेटिंग दे दी है। उनका कहना है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव अच्छा नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर्टी का भी बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहे हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है इसके चक्कर में नेगेटिव रेटिंग मिल रही है चाइना को। बाकी अगर हम टेस्ला की बात करके चले तो टेस्ला की सेल्स भी घटती हुई दिखाई दी है चाइना के अंदर, डिमांड नहीं आ रही है उस लेवल पे। बाकी देखा जाए जो बाकी कंपनीज है BYD, वो भी बहुत ज़्यादा तेजी से स्केल कर रही है, और कहीं ना कहीं जैसे अगर हम बात करके चले यूएस के अंदर एंटी चाइना सेंटीमेंट है, तो चाइना के अंदर भी एंटी यूएस सेंटीमेंट तो होगा ही। तो नवंबर के अंदर तकरीबन 18% के आसपास सेल्स ड्रॉप होते हुए दिखाई दिए। अब अगर एलॉन मस्क की कंपनी एक्स की बात करके चले, जिसको ट्विटर कहा जाता था, उससे आगे निकल रहा है थ्रेड्स फिर से। तो नंबर ऑफ डाउनलोड्स की अगर हम बात करके चले तो थ्रेड्स के अंदर नंबर ऑफ डाउनलोड तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर इंडिया के अंदर। बाकी मुझे नहीं समझ में आ रहा, ट्रेंड उठा था, मुझे भी लगा था ये ट्रेंड बहुत अच्छा जाएगा, पर ये ट्रेंड एकदम बैठ गया। उसके बाद दोबारा से अडॉप्शन क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आया। क्या आपने दोबारा से थ्रेड इंस्टॉल करके यूज़ करना शुरू किया है, और किया है तो क्यों, ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा क्या चेंज आ गया है? अगली खबर मामाअर्थ की है। तो मामाअर्थ का IPO आने के बाद में उनके शेयर प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दिए। उसके बाद में खबरें निकल के आ रही है लोगों के एग्जिट करने की। तो अभी खबर निकल के आ रही है फायरसाइड 230 करोड़ के अपने शेयर्स को बेच के निकल सकता है। 4% डिस्काउंट के अंदर वो बेच रहा है, और तकरीबन 2% के आसपास, 1.9% टू बी प्रिसाइज, ये ओन करता है। तो इतना % बेच के निकल जाएगा कंपनी का।
क्यों? अगली खबर पेटीएम से है। तो विजय जी का कहना है कि ओएनडीसी 2025 तक 10 मिलियन सेलर्स ओन करेगा पेटीएम के थ्रू। तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर ऐसा होता है। तो मुझे भी लगता है ओएनडीसी अगर सब कुछ सही जाता है तो नेक्स्ट यूपीआई बन सकता है, बट एडॉप्शन किस लेवल से प्लेयर आते हैं वो सब कुछ है। अभी लोग नहीं समझ पा रहे ओएनडीसी का अडॉप्शन, और धीरे धीरे देखता ओएनडीसी इंटीग्रेट हो जाएगा विद इन पेटीएम, सारे की सारी यूपीआई ऐप्स, और उसी से ही सेल होती रहेगी, सब कुछ होती रहेगी बिना पैसों के। एग्रीगेटर का बिजनेस बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है इस चीज़ से। सारा प्रॉब्लम बस लॉजिस्टिक्स और आफ्टर सेल सर्विस का रह जाएगा बस। अगली खबर बायजूस की है। तो बायजूस के जो फाउंडर है उन्होंने अपना घर गिरवी रखा है 15,000 एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने के लिए। बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़। रीज़न क्या है कि भाई वो अपना घर गिरवी रख रहे हैं, मतलब उनको कंपनी पे इतना भरोसा है। पहली चीज़ तो अगर देखा जाए तो तभी वो घर गिरवी रख रहे। दूसरा, घर गिरवी रख के 15,000 एम्प्लॉयज़ की सैलरी, कितना रुपए का घर था, घर गिरवी रख के इतना पैसा आ गया, और अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन बंगलो है। अगर अब एनसीएलटी की बात करके चले तो भाई वो बायजूस को कह रहे हैं पैसे दो बीसीसीआई के। बेसिकली जो जर्सी थी टीम इंडिया की उसके ऊपर बायजूस की ब्रांडिंग हुई थी, उसी के बाद से बायजूस का काल शुरू हो गया, बुरा हाल शुरू हो गया। उसके बाद बायजूस वहाँ से बैकआउट कर गया। पर अभी अकॉर्डिंग टू द डील, पर डील के हिसाब से अभी बायजूस को 158 करोड़ रुपीस देने हैं बीसीसीआई के। तो देखते हैं क्या होता है इस पूरे सीन के अंदर, क्योंकि बायजूस का अभी बुरा हाल तो चल रहा है। उनके लोन रिस्ट्रक्चरिंग की बातें चल रही थी, फिर बात चल रहा था कंपनी बेच के वो लोन के पैसे दे देंगे, एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मतलब जितनी बुरी चीज़ें हो सकती है सारी की सारी इकट्ठी हो रही है। अब अगर हम अनअकैडमी की बात करके चले तो उनके सीईओ का गौरव मुंजाल जी का कहना है कि उनके बैंक अकाउंट के अंदर अनअकैडमी के 1800 करोड़ रुपए पड़ा है। इसका मतलब 4 साल का रनवे है। मतलब जिस तरीके से कंपनी चल रही है अगर वैसे ही चलती रहेगी 4 साल तक का पैसा पड़ा है लॉस के बावजूद भी। और साथ में उन्होंने ये भी बोला जिस तरीके से खर्चे कम किए गए पिछले कुछ टाइम के अंदर, तो अगर यही प्रोग्रेस की बात करके चले तो 8 साल का रनवे है। और ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस का बिजनेस है ना वो 30% डिक्लाइन हुआ है अनअकैडमी के अंदर, पर इनका जो एबिटा मार्जिन है वो 87% से इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी ने अच्छी चीज क्या करी है, उन्होंने अपने बर्न को 60% तक कम किया है। ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है देखा जाए तो। अगर इनके कोर्स क्रिएटर प्लेटफॉर्म की बात करके चले तो ग्राफी की, तो वो भी ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। जल्दी वो प्रॉफिटेबिलिटी में रीच कर लेगा। बाकी वो बिजनेस मॉडल ठीक है ना, आओ अपना कोर्स बेचो, उनको परसेंटेज कमीशन दो, गेम ओवर। अगली खबर सोनी इंडिया की है। तो उनका प्रॉफिट 32% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 136.7 करोड़ पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। अगर हम गेम्स क्राफ्ट की बात करके चले तो उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2023 फाइनेंशियल ईयर का वो 1062 करोड़ का, इतना ज्यादा प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। पर कहानी ये है जीएसटी वालों ने इनके ऊपर एलिगेशन लगाई थी, अगर आपको याद हो 21,000 करोड़ रुपए का टैक्स एवेशन का एलिगेशन लगाया गया था इनके ऊपर। उसके बाद में इन्होंने अपनी वो ऐप भी बंद कर दी थी। तो लेट्स सी किस डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो पूरी गेमिंग इंडस्ट्री है ना उसके ऊपर बहुत सारे शो कोर्स नोटिस भेज रही है। 71 जीएसटी शो कोर्स नोटिस भेजे गए हैं 1,12,000 करोड़ रुपए के लिए। सारे बड़े जितने भी आपके एमपीएल शैंपियन जो भी है सबको पास गया है। देखो क्या होता है पूरी सीन। अगली खबर रैपिडो की है। तो रैपिडो ने अपनी कैब सर्विस निकाल दी है, रैपिडो कैब्स करके। तो वो भी अच्छे लेवल पे ट्रांजिशन कर रहे हैं। पहले बाइक में नाम किया, फिर बाइक में कई जगहों से रिस्ट्रिक्शंस आनी शुरू हुई गवर्नमेंट बॉडीज के चक्कर में। अब वो कैब वाले बिजनेस में भी ट्रांजिशन कर रहे हैं। अब ट्रांजिशन की बात करके चले तो रॉयल एनफील्ड भी प्री ओन्ड बाइक्स के बिजनेस के अंदर आ रहा है। बहुत बढ़िया कंसेप्ट लगा मुझे। जो रॉयल एनफील्ड बुलेट वाले लोग हैं ना, तो बुलेट वालों की अपनी अपनी कम्युनिटी है। तो लोग क्या करते हैं, अपनी बुलेट लेते हैं, उसके बाद में जब उनको चेंज करनी होती है तो वो ऐसा बंदा ढूंढता है जो उसको प्यार करता हो। मतलब नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने पास ही ले लेंगी, उसको सही करेगी, सर्विस सेंटर में जो भी चीज़ें करनी होगी वो करेगी, उसके बाद आगे आप वहीं से ले सकते हो। तो अच्छा है, स्मार्ट तरीका है मेरे हिसाब से। और इस कंसेप्ट का नाम रखा गया है री ओन, दोबारा से ओन कर लो, दिस इज गुड। अगली खबर इस फेस्टिव सेल के अंदर 4 में से जो 3 प्रोडक्ट थे वो नो कॉस्ट ईएमआई के थ्रू बिके हैं। मतलब लोगों ने स्वाइप करके ही लिया है, वरना स्वाइप जरूरी नहीं है, आजकल ऑनलाइन भी बहुत लिया गया, तो ये किया गया है। मुझे लगता है कि डिस्काउंट ऑफर्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए लोगों ने शायद नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर ही लिया है। अगर मैं बात करके चलूँ, मैंने ऑफिस में बहुत सारा सामान लिया था, इतना कैशबैक आ रहा था, इतना कैश, ऑल दो मैं क्रेडिट कार्ड यूज़र नहीं हूँ, मैंने किसी का जुगाड़ करके कहीं से ले लिया, किसी का जुगाड़ करके कहीं से ले लिया, तो बहुत सारा कैशबैक आया है। अगली खबर गोल्ड प्राइसेस की है। तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑल टाइम हाई छू रहे हैं, क्योंकि यूएस का जो डॉलर है वो फ्लक्चुएट कर रहा है।
और ये एक नेगेटिव साइन कहा जा सकता है। अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं तो मतलब इकोनॉमी सिचुएशन अच्छी नहीं होती है। अगली खबर एनवीडिया की है। तो पता लगा भाई एनवीडिया की जो मैनेजमेंट है ना, जब शेयर प्राइसेस बढ़े तो उन्होंने 180 मिलियन डॉलर के अपने शेयर्स बेच दिए जब एआई रेडी आई थी। तो स्मार्ट। और अगर हम ओपन एआई के राइवल मिस्ट्रल एआई की बात करके चले तो 480 मिलियन डॉलर उन्होंने रेस किए एनवीडिया और सेल्स फोर्स से 2 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के अंदर। तो एनवीडिया को भी समझ में आ गया कि भाई एआई कंपनी में इन्वेस्ट कर लो अगर हमको स्केल करना है। माइक्रोसॉफ्ट उस डायरेक्शन में जा रहा है और अपनी चिप भी बना रहा है, तो हमको भी कुछ करना पड़ेगा। एक अच्छी चीज़ है देखा जाए तो। अगर हम सिंगापुर की बात करके चले तो उनका प्लान है कि अपनी वर्कफोर्स को ट्रिपल कर देना एआई के अंदर। उनके पीएम का ऐसा कहना है 15,000 तक ले जाना। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप एआई सीखते हैं और आप अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं। बाकी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, हमने अपना कोर्स एआई के साथ में इंटीग्रेट किया है कि एआई के साथ में हैंड इन हैंड आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, 10% का डिस्काउंट कूपन भी दे रखा है, आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। और पूरा इन डेप्थ हमने डिजिटल मार्केटिंग सिखाई है। 2 टाइप के ऑप्शन है उसके अंदर, एक पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड है, एक रिकॉर्डेड प्लस आपको वर्कशॉप्स मिलेंगी जो कि लाइव होगी, जो ऑफलाइन भी होगी और लाइव भी होगी। आपकी मर्जी है आप कहाँ से कनेक्ट करना चाहते हो। अभी हमने स्टोरी टेलिंग की वर्कशॉप करी है, जल्दी ही उसको हम बेचने के लिए भी निकालेंगे बाकी लोगों के लिए जिनको लेना है, जिन्होंने कोर्स नहीं ले रखा और उनको वर्कशॉप लेनी है। बाकी अगर हम मार्केट की बात करके चले तो भाई मार्केट तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अडानी एंटरप्राइजेस, पोर्ट्स, सब कुछ ऊपर हमको दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा परसेंटेज से ऊपर दिखाई दे रहा है। बाकी ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स जो हमको डेली सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस न्यूज़ ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, परमेश्वर बगैर खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।